बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवाल आपने किए हैं बच्चों के लड़ाई झगड़े के हवाले से, इसमें कुछ बुनियादी बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, यूँ समझ लें कि एटॉमिक एनर्जी बच्चों में होती है और हर बच्चा ये चाह रहा होता है कि मैं इस एनर्जी को किसी तरह निकालूँ, इसका इखराज करूँ पॉज़िटिव तरीके से। जब बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि जहाँ वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली निकाल सकता हो, जैसे खेल के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए, फिज़िकल एक्सरसाइज के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, तो ये एनर्जी उस बच्चे को तंग करती है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे आपस में इस एनर्जी से मजबूर होकर आपस में घुलते हैं, मिलते हैं, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, कुश्तियाँ करते हैं, रेसलिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें शिकायत पैदा हो जाती हैं बहरहाल जिसे वालिदैन ये समझते हैं कि शायद बच्चों में झगड़ा पैदा हो गया। तो पहली वजह तो बच्चों के साथ ये होती है और दूसरी बात ये होती है कि एक बहुत बड़ा फिनोमिना है बच्चों के दरमियान जिसे हम कहते हैं जेलसी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो बच्चा भी दुनिया में आता है, उसके बाद अगर उसका कोई बहन-भाई दुनिया में उसके बाद पैदा हो, तो उसके साथ उसकी जेलसी पैदा होती है। और ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि पैगंबरों के घरों में भी जेलसी का ये अंसर बच्चों के दरमियान पाया गया, इवन के इस पर अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हुए। हम सब तारीख से वाकिफ़ हैं। लेकिन वालिदैन को आमतौर पर ये नहीं अंदाज़ा होता कि इस जेलसी को कम कैसे करना है। बल्कि वालिदैन जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि वो इस जेलसी समझ लें कि आग की तरह है, जो हर बच्चे के अंदर भड़क रही होती है, उसमें एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वालिदैन आमतौर पर ये नहीं जानते कि इस आग को कैसे ठंडा करना है, बल्कि वालिदैन क्या करते हैं कि उस आग को और ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको फ्यूल दे रहे होते हैं, उसमें ईंधन डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिज़न करते हैं, बहन-भाइयों का आपस में कंपैरिज़न करते हैं, हम कहते हैं कि देखें तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है और कितनी जल्दी काम कर लेती है, कहना मान लेती है, या तुम्हारा भाई जो है वो पढ़ने में कितना बेहतर है, या इसने ये बात कितने अच्छे तरीके से समझ ली, तुम नहीं समझ सके, या तुम लेज़ी हो और ये कितना एक्टिव है। जो भी हम जिस तरह के भी कंपैरिज़न बच्चों के करें, तालीम में करें, उनके काम करने में करें, उनकी कंप्लायंस में करें, अतात में करें, तो बहरहाल बच्चों में एक आग लग जाती है और फिर उसका इंतकाम लेने के लिए देखें, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, आप ये सोचें, अगर बहन-भाइयों ने मिलकर किसी बच्चे को मारना हो, यानी बहन-भाइयों में से किसी बच्चे की पिटाई करनी हो, आपस में वो ये फैसला करें कि हम फलाँ बच्चे की, बहन की या भाई की पिटाई करेंगे, तो आपके ख़्याल में वो किसकी करेंगे? आपको क्या लगता है? हुँ? छोटे की तो हाँ, नहीं, सिर्फ़ छोटा नहीं, बल्कि हर वो बच्चा जो उनसे घर में लाडला है, जिसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तारीफ़ मिलती है, एप्रिसिएशन की जाती है, हर वो लड़ाई में, अलहदगी में या गली से बाहर निकलकर उस बच्चे की पिटाई करेंगे और अच्छी खासी ठुकाई उसकी करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वालिदैन ने घर में भी जो है वो क्लासिफ़िकेशन कायम कर रखी है। जैसे हमारे स्कूलों में क्लासिफ़िकेशन तो होती है, जैसे क्लास में आप देखते हैं कि एक क्लास में जो सबसे फ्रंट पे बच्चे बैठे होते हैं, जैसे हिंदुओं की 4 ज़ातें मौजूद होती हैं, ऐसे हमारी क्लासरूम में भी 4 ज़ातें मौजूद होती हैं। एक ब्राह्मण बच्चे होते हैं, एक वैश्य होते हैं, एक खत्री होते हैं। इसी तरह की क्लासिफ़िकेशन हमारी क्लासरूम में भी होती है और इसी तरह की क्लासिफ़िकेशन बाज़ औक़ात हमारे घर में भी होती है। कोई बच्चा ब्राह्मण होता है, कोई बच्चा वैश्य होता है, कोई खत्री होता है और बच्चों को ये अंदाज़ा अपने वालिदैन की गुफ्तगू से या एटीट्यूड से हो जाता है। तो कंपैरिज़न एक पेट्रोल है, आप ये कंपैरिज़न एक पेट्रोल है और वालिदैन इस पेट्रोल की टंकी के साथ हमेशा बच्चों के दरमियान मौजूद होते हैं
اور وہ جب بھی بچوں کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی کارکردگی کو ناپنا شروع کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پیٹرول پھینکنا شروع کرتے ہیں اور اس سے آگ اور زیادہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ جیلسی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگرچہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جب اس بچے کو موقع ملے گا یہ اس بچے کے ساتھ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، اس کی وجہ سے مجھے ڈیگریڈ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بہرحال میری انسلٹ ہوئی ہے اور میں نے اچھا فیل نہیں کیا، تو بہرحال وہ اس بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اس لیے میں یہاں پہ والدین کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی بھی بچوں کا آپس میں کمپیریزن نہیں کریں۔ دیکھیں ایک کمپیریزن ہوتا ہے جو بہت ظاہری ہوتا ہے، ظاہری ہم کر دیتے ہیں، لیکن ایک کمپیریزن ہوتا ہے جو بہت خفیہ قسم کا بھی ہوتا ہے، خفیہ طور پر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف دیکھیں صرف بہن بھائیوں کے درمیان یہ کمپیریزن بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اگر ہم نے ٹی وی پر 11 سال کا بچہ دیکھ لیا جو بڑی اچھی کمپیئرنگ کر رہا ہے، جو گانا گا رہا ہے، بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، تو پاکستان کے سارے بچوں کی شامت آ جاتی ہے، کیونکہ سب والدین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 11 سال کا بچہ جو ہے یہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کتنا پیسہ خرچ کیا تم پر، اور میں نے تمہارے کھلانے پر، پلانے پر اور جاب کرنے پر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم نکمے کے نکمے اور نکٹو کے نکٹو، اور تم ایسے کیسے۔ ہم ٹی وی پر بچوں کو دیکھ کے کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو والدین تاریخ کا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو محمد بن قاسم کا واقعہ سناتے سناتے کہتے ہیں کہ دیکھا محمد بن قاسم نے تو 15 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا، 17 سال کی عمر میں کیا، تم نے ابھی تک کیا کیا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی تاریخی واقعات میں سے بھی بچے کا کمپیریزن نکال کر لے کر آتے ہیں، تو گھروں میں تو یہ کام ہو ہی رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچے ایک دوسرے سے پھر جلے بھنے کٹے، اور پھر وہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم جو ہے وہ کسی کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں ہم انتقام لے لیں اور اس میں ہم کچھ کر دیں۔ بچے میں اپنے بہن بھائیوں سے انتقام لینے کی جو آگ ہے وہ اتنی زیادہ بھڑک رہی ہوتی ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ میں اپنے بہن بھائی کو قتل کر دوں۔ دیکھیں یہ ہمارے یہاں پنجاب میں خاص طور پہ شریکہ سنتے ہیں نا ہم سب، شریکہ کہ یہ میرا شریکہ ہے، بڑے لوگوں کے اندر شریکہ سنتے ہیں کہ جی میرا شریکہ ہے، میری وراثت میں شریک ہے، اور اس شریکے پر ہمارے ہاں پنجاب میں دیہاتوں میں قتل ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، مقدمے بھرے جاتے ہیں۔ دیکھیں بڑے ہونے کے باوجود بھی شریکے کا تصور نہیں نکلتا، تو بہن بھائی تو اس کا شریکہ ہوئے نا، تو وہ کس طرح اس شرکت کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے میں یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ والدین کبھی اس کمپیریزن کو، جو ایکسپلٹلی کمپیریزن ہو یا امپلیسٹلی بھی اگر کوئی کمپیریزن ہو، تو اس کو کبھی بچوں کے درمیان نہیں کریں، جان بوجھ کے بھی نہیں کریں اور کوئی موقع بھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ اس کے علاوہ بالفرض اگر بچوں میں آپس میں لڑائی ہوتی بھی ہے یا دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک بچہ شکایت لے کر آتا ہے امی دیکھیں مجھے بھائی نے مارا ہے یا چھیڑا ہے یا کچھ کیا ہے میرے ساتھ یا کوئی بھی ایسی کام کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو بچوں کی نارمل چھوٹی موٹی چھیڑ خانی چل رہی ہے جو کہ بہن بھائیوں کے درمیان چلتی رہتی ہے، شرارتیں ہوتی ہیں، اس کو چھیڑ لیا، اس کے کان پہ شرارت کر دی، اس کے بال کھینچ لیے، اس کو تھوڑا سا دبکا دے دیا، یہ نارمل سی شرارت ہے، بہن بھائی بچے آپس میں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور جب کبھی ایسی شرارت پر کوئی بچہ آواز دے امی دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا، تو آپ محمد بن قاسم بننے کی کوشش نہیں کریں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آ رہی ہوں جو ہے وہ مظلوم کو چھڑانے کے لیے، اور آپ فوراً سارے کام چھوڑ کے اس بہن بھائیوں کے جھگڑے میں انوالو ہو جائیں۔ تو جو عام طور پہ بچوں کے درمیان چھیڑ خانیاں چل رہی ہوتی ہیں ان چھیڑ خانیوں میں کبھی انوالو نہیں کریں، بلکہ اگر بچے کہیں بھی تو اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں نے سن لیا، اچھا میں دیکھتی ہوں یا میں دیکھتا ہوں، بس اتنا سا کام کریں اور اس سے زیادہ انوالو ہونے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد بچے پھر آپس میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی سیریس ایشو آتا ہے، واقعتاً کوئی جنگ ہو گئی ہے، کوئی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ کے پاس شکایت آتی ہے، تو
तब आप उसको कैसे डील करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम फौरी तौर पर जो है उस मसले को हल करने की कोशिश करें। आम तौर पर जो मसले हम फौरी हल करने की कोशिश करते हैं, उन मसलों का हल देर पा नहीं होता। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी सर, एक हेलो? पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो अपने माइक को म्यूट कर दें प्लीज। जी सर, आप कंटिन्यू करें सर। जी, ठीक है। तो आम तौर पे जो हल हम वक़्ती तौर पे पेश कर रहे होते हैं, वो देर पा नहीं होते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा हल निकालें कि जो देर पा होना चाहिए। हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं या वर्कशॉप्स करवाते हैं, वालिदैन के हमारे कोर्सेज़ वगैरह चलते हैं, तो हम उसमें इस बात की पूरी ट्रेनिंग करवाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। जिसमें हम आम तौर पर एक हल ये भी पेश करते हैं कि आप बच्चों के साथ इस मौजू पे डायलॉग करें, बातचीत करें। लेकिन उस वक़्त नहीं कर रहे हैं जिस वक़्त जंग लगी हुई है, जब अमन के दौर में, यानी किसी प्राइम टाइम में आप बैठे बच्चों के साथ गुफ्तगू करें कि ऐसा क्या होता है कि हमें कोई हसद महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम जलन महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी दूसरे से कोई चिढ़ महसूस हो रही होती है, क्या हम इसको महसूस कर रहे होते हैं? अगर महसूस कर रहे होते हैं तो फिर हम इसका हल क्या निकालें, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको बेहतर कैसे करें? बच्चों के अंदर खुद से सोचने, समझने, अपने मसाइल को हल करने का दायिया पैदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर बार बच्चों का मसला खुद हल करने की कोशिश करें। और अगर कोई ऐसा केस आता भी है, तो तब भी इसको हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा आपसे आकर बात करता है कि देखें मुझे फलाँ बहन ने मारा है या भाई ने मारा है, तो आप उसकी बात को सुनें। अच्छा, ठीक है। सुनें और उससे फिर जैसा उसको महसूस हो रहा है, उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करने की कोशिश करें। ओहो! तो तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अच्छा, तो तुम्हें इस बात पर गुस्सा आया। फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ? उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करें। ये पूरी कम्युनिकेशन है, जो हम पेरेंट्स को बाकायदा सिखाते हैं। और जब वालिदैन इस कम्युनिकेशन को सीख जाते हैं और सही तरह कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, तो तब बच्चों के दरमियान ये फीलिंग्स बहुत कम हो जाती हैं और बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर बनकर उनको सीखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर बच्चों से उस बच्चे से पूछें, अच्छा ठीक है, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है, अब तुम ही बताओ कि इसका हल क्या है? क्या करें? तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाह रहे हो? अब तो वो बताएगा कि अच्छा ये करते हैं, ये मेरे भाई को मारे, आप भी मारे। तो आप उससे पूछें क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं इसको मारूँ? और क्या इसके साथ बैठ के बातचीत हो सकती है? क्या इसके साथ भी मैं इसकी बात भी सुन लूँ? आप दूसरे बच्चे को बुलाएँ और उसकी बात भी सुन लें और दोनों की बात सुनने के बाद जो है, फिर उनके दरमियान जो है वो दोनों से पूछें कि अच्छा तुम क्या कह रहे हो? अच्छा फिर तुम क्या कह रहे हो? अच्छा फिर दूसरे बच्चे से कहें, अच्छा इसने जो बात कही है, क्या तुमने इस बात को सुना? क्या तुमने समझा? अच्छा क्या तुमने समझा जो इसने कहा है? फिर इस बच्चे से कहें, अच्छा तुमने जो इसकी बात सुनी है, तो क्या तुमने सुना है और इसकी बात को तुम रिपीट करो, दोहराओ और क्या समझा है। ये देखें, दुनिया में डायलॉग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इवन के जो मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा होते हैं, उन्हें भी डायलॉग करना सिखाया जाता है, टेबल टॉक करनी सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने मसाइल को हल करना सिखाया जाता है। और जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वो मुल्कों के दरमियान जंगों के मसाइल को हल कर लेते हैं, टेबल टॉक के ज़रिए हल कर लेते हैं। तो हम अपने 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 मुल्क, अपने घर, अपने 3-4 बच्चों की छोटी-सी स्टेट में इन 2-4 मसलों को क्यों हल नहीं कर सकते? ये बहरहाल होता आम तौर पे ये है कि अब वालिदैन ये सोच रहे होंगे, मेरा ख़्याल है, इतना वक़्त किसके पास है कि इनको इनको सुना जाए, फिर इनके डायलॉग किए जाएँ, फिर उसको सुना जाए, फिर उसको सुना जाए। इसका तो बेहतरीन सा एक ही हल है कि जिसने ज़्यादती की है उसको पकड़ा जाए और एक चमाड़ पत्ती उसके लगाई जाए, उसको कान पकड़ाया जाए, कहा जाए खबरदार तुमने अपने भाई को ऐसा किया। आपके ख़्याल में जब उसके साथ ऐसा होगा, तो उसके बाद क्या होगा? जंग रुक जाएगी या एक नया प्लान बनेगा? या एक नया मंसूबा बनेगा उसको उस जंग को जारी रखने के लिए। देखिए ये गुरिल्ला वॉर है, ये कभी खत्म नहीं होगी आसानी के साथ और आप इसको इतनी आसानी से टैकल नहीं कर सकते। तो वालिदैन सुनना सीखें, फीलिंग को एक्नॉलेज करना सीखें, कम्युनिकेशन सीखें और बच्चों से पूछें कि आप बताएं कि इसका हल क्या है। एक एक चीज मैं और भी देखूं, मिसाल के तौर पे बच्चों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कैसे होता है? बच्चा कोई खेल रहा था किसी चीज से, तो दूसरा बच्चा आया, उसने उससे झपट्टा मार के उससे उस चीज को छीन लिया।
और वो लेकर भागता है। अब दूसरा बच्चा उसके पीछे भागता है। मेरा सवाल है यहाँ पे बच्चों की माओं से भी और बच्चों के वालिद से भी, ये बताएं कि जब आप किसी बच्चे से कोई चीज लेते हैं तो आप कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं? हमारे लेने का अंदाज क्या होता है? मिसाल के तौर पे बच्चे ने आपका मोबाइल पकड़ा हुआ है तो आप मोबाइल कैसे लेंगे, क्या तरीका इख्तियार करते हैं? हम आमतौर पे ये करते हैं कि हम झपटते हैं, जैसे बिल्ली झपटती है ना, बिल्ली, तो बिल्कुल बिल्ली की तरह हम मोबाइल, इधर लाओ, कितनी देर से पकड़ा हुआ है, मुझे पकड़ाओ, और आप जो है वो बिल्ली की तरह उससे झपटते हैं। या कोई भी चीज होती है, जब आप बच्चे से झपटते हैं चीजों को, तो बच्चों को भी झपटना आ जाता है। ये वो पलटना झपटना नहीं है जो इकबाल ने कहा था कि लहू गर्म रखने का है एक बहाना। है ये है, तो ये भी लहू गर्म रखने का एक बहाना ही है। लेकिन जब हम बच्चों से चीजें झपटते हैं, छीनते हैं और जबरदस्ती करते हैं, तो एक बड़ा बच्चा भी छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही करता है। वो भी छीनता है, झपटता है, पकड़ता है और भागता है, क्योंकि उसने अपनी अम्मी को ऐसे ही करते हुए देखा था, उसने अपने अब्बू को ऐसे ही करते हुए देखा था। उसने ये देखा था, उसने ये देख लिया घर में कि जिसके पास ताकत होती है ना, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चीजों को छीन लेता है। तो जो बड़ा होता है फिर उसके पास भी ताकत होती है, तो वो छोटे बहन भाइयों से चीजें छीन लेता है, क्योंकि उसने देखा है कि ताकत का मुजाहरा इस घर में किया जाता है, क्योंकि वो देख रहा है इस घर में, इस सल्तनत में, कि ताकतवर लोग जो है वो दूसरे लोगों पर किस तरह अपनी मर्जी को मुसल्लत करते हैं। तो वो यही मर्जियां बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों पर मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कभी अपने बच्चे से चीजों को झपटे नहीं। आपके बच्चे ने कोई चीज ली है और आप उससे लेना चाह रहे हैं, तो आप उससे कहें, बेटा क्या आप मुझे मैं ये लेना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे देंगे? और बच्चा अगर कह दे कि नहीं, मैं नहीं दे रहा, तो अब आपके सब्र का इम्तिहान शुरू हो गया। वो सारी आयतें जो आपने पढ़ी हैं और अभी जो आप रमजान के अंदर पढ़ने वाले हैं, सब्र से मुतालिक, रमजान से देखें, ये जो रमजान का महीना आ रहा है, इस रमजान के महीने ने अगर आपके अंदर बच्चों के साथ सब्र पैदा कर दिया, तो ये आपका कामयाब होता है। और अगर बच्चों के साथ ही सब्र पैदा नहीं हुआ, तो आप किसके साथ सब्र करेंगे? पूछें बच्चे से, बेटा मैं ये ले लूं, क्या आप समझते हैं कि मुझे तो आप देना चाहेंगे? अगर वो नहीं दे रहा तो सब्र करें, मुस्कुराएं, इंतजार करें, अच्छा ठीक है, मुझे बहरहाल इसकी ज़रूरत है, मैं कुछ इस पे काम करना चाह रहा था, आप मुझे अगर दें तो बहुत तो इस तरह बच्चों को लगेगा कि चीज़ें मांगते कैसे हैं, झपटते नहीं हैं, इजाज़त कैसे लेते हैं, और बगैर इजाज़त किसी की चीज़ लेते नहीं हैं, और उसको कन्वे करने का तरीका क्या है। और अगर आपकी मर्ज़ी की चीज़ ना मिले, तो तब आपको सब्र का मुज़ाहिरा कैसे करना होता है, या अपनी बात के बारे में कोई दलील कैसे देनी होती है। तो ये बहरहाल जो है वो चंद एक बातें थी। मेरा ख़्याल है कि जो मारपीट से, बच्चों के आपस में झगड़े से मुताल्लिक है, कुछ मेरा ख्याल है कि मैसेज मैंने आपको दे दिया है। चूँकि मेरा टाइम चूँकि 3:25 था, तो 3:25 हो गए मेरा ख्याल है। कोई जी सवाल सर, होगा तो मैं ले लूँगा। एक क्वेश्चन है सर आपके लिए। एक भाई का हाँ जी, क्वेश्चन है, बिल्कुल। एक बल्कि बहन का क्वेश्चन है कि हम बच्चों का कंपैरिजन करते हैं उनके अच्छे और बुरे काम के बारे में। एक बच्चे ने अगर अच्छा काम किया तो हम दूसरे बच्चे को कंपेयर करते हैं कि देखो तुम्हारे बहन भाई ने इतना अच्छा काम किया है। तो क्या इस तरह का कंपैरिजन करना दुरुस्त है, करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी कोई अच्छे काम से भी नहीं करें, किसी बुरे काम से भी नहीं करें। हमेशा अच्छे काम से कंपैरिजन होता है, बुरे काम से कब कंपैरिजन होता है? ऐसा कब हुआ कि आप कभी किसी बुरे काम से कंपैरिजन करें? अच्छे काम से करते हैं। कंपैरिजन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मेरा ख़्याल है वो इसलिए ज़रूरत पेश आ रही होती है क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि बच्चे को कोई अच्छी बात समझाई जाए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चों को कंपैरिजन किए बगैर हम कोई अच्छी बात समझा सकते हैं? देखें, समझाने पर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जितना ज़्यादा बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे और जितनी ज़्यादा नसीहत करेंगे और जितने ज़्यादा लंबे-लंबे लेक्चर देंगे और जितनी ज़्यादा उनके लिए सब कुछ करेंगे, बच्चे इन लेक्चर्स को नहीं सुनते। बच्चे नसीहतों को नहीं सुनते, बल्कि जैसे ही आपका नसीहत का लेक्चर शुरू होता है, बच्चे यूँ देखना शुरू कर देते हैं और उनके कान बंद हो जाते हैं। वो बल्कि बल्कि आप जो नसीहत कर रहे होते हैं, उनके अंदर से वही लेक्चर जो है वो रिपीट हो रहा होता है। अच्छा, अब आप ये जुमला कहेंगे, अब आप ये जुमला कहेंगे, अब आप ये जुमला कहेंगे। नसीहत नहीं चाहिए होती बच्चों को। बच्चों को क्या चाहिए? डायलॉग, बातचीत, गौर व फिक्र, तदब्बर, सोचो,
खुद एनालाइज करो इस मसले को, खुद तुम देखो, तुम खुद इस बात को पहचानने की कोशिश करो बस, और ज्यादा मेरा भी क्वेश्चन है, वालिदैन को करने की जरूरत नहीं। जी जी सर, ये एक और जी मेरा क्वेश्चन है कि कजन्स जो इकट्ठे रहते हैं घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, तो वो एक एज ग्रुप के होते हैं, तो उनमें भी ये मामला किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? यानी बड़ी जॉइंट, देखिए जॉइंट फैमिली में तो बल्कि अच्छा है, देखें जितनी बड़ी फैमिली होगी बच्चे के लिए ये ज्यादा मुमकिन होगा कि वो ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के हमेशा फायदे होते हैं, ज्यादा नुकसानात भी होते हैं, वो मैं इस वक्त मौका नहीं है कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन बहरहाल जब उसके कजन भी हैं, उसके और लोग भी हैं, सब लोग हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर है, तो यहाँ पे बच्चे की लर्निंग ज्यादा होगी। आप तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा 2 बच्चों के दरमियान रहता है, एक बच्चा 10 बच्चों के दरमियान रहता है, बताइए कि ज्यादा एक्टिव कौन होगा? यूं समझ लें कि क्या कहते हैं, एक जानवर जो है वो एक शेर के करीब रहता है और एक जानवर 10 शेरों के करीब रहता है, तो ज्यादा एक्टिव कौन होगा, ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा, किसके अंदर सीखने और अपनी जान बचाने और अपनी जिंदगी की जंग लड़ने की कुव्वत किसके अंदर ज्यादा बेहतर है? जी, कोई और सवाल? वो तो सारा दिन नहीं देगा, फिर क्या करें? जो बच्चे ऑलरेडी एडिक्शन हो गई है जिनको, तो हम उनसे किस तरह से, नहीं फोन का, यहाँ पे पर्टिकुलर फोन की बात हो रही है, स्क्रीन की बात हो रही है। अच्छा, ये स्क्रीन के मुतालिक मेरा ख्याल है किसी ट्रेनर के पास ये मौजूद है। जी सर, अभी मैं इस पे जवाब अगला सेशन है चाहूंगा सर, जुल्फिकार जंजुआ साहब, ठीक है, उनका है स्क्रीन टाइम। हाँ ये उन्हीं का, ये वो उनको चूंकि सवाल दिया गया वो उस पे करें। जी, कोई और सवाल है? बोलो ना। वो नहीं, हमसे नहीं पूछ रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि हम हेलो तो उसमें जो चीजें हैं, मुझे जो समझ आती है कि बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, मोहब्बतें, नफरतें, जो भी चीजें हमेशा बड़ों से सीखते हैं। मुझे एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो यूं होता है कि अब सबसे जो छोटी क्लास है हमारी वो है प्री नर्सरी क्लास, उसके हमारे पास शिकायतों के अंबार आते हैं, तो हम पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अब देखें बच्चे बैठे होते हैं, एक दूसरे की एल्बोज लग जाती हैं, पेंसिल टच हो गई, तो सुबह मॉर्निंग में पेरेंट्स भी सर वो शिकायत लेके आ रहे होते हैं। उन्हें बहुत दफा समझाया कि बच्चे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सर थोड़ा सा गाइड कर दें कि पेरेंट्स को पेशेंस से काम लेना चाहिए, या कोई ऐसी टिप दे दें कि जिसमें मेरे काम के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। थैंक यू। देखिए पेरेंट्स की बच्चों से ज्यादा, मैं आपको बताऊं, बच्चों से ज्यादा वालिदैन की तरबियत की जरूरत है। बच्चों की तरबियत की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वैसे हम सब जोर तो ये लगा रहे होते हैं कि बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को सिखा दें। मैं समझता हूँ जितना जोर हम बच्चों पर लगा रहे हैं ना, इससे 50% जोर भी सिर्फ वालिदैन पर लगाएं। इसका तरीका क्या ये है कि आप स्कूल चला रहे हैं तो आप कोई वीकली सेशन पेरेंट्स के साथ रखें। वीकली चले, वीकली नहीं रख सकते तो फोर्टनाइटली रख लें। फोर्टनाइटली रख सकते तो एक माहाना सेशन 2 घंटों का वालिदैन के साथ रखें, जिसमें इस तरह के इश्यूज जो है वालिदैन के साथ डिस्कस किए जाए। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि एक सालाना प्रोग्राम करते हैं, वो एनुअल डे, जिसमें बच्चों को ट्रॉफियां दी जा रही हैं और बच्चे हंगामा कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, और उस पर वालिदैन को हम खुश करके भाई भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी बजाय आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू करें, और उन प्रोग्राम्स में जो कि कम से कम 2-2 घंटे की इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स हो, इंटरैक्टिव, जिसमें इन मौजूआत पे बहुत डीपली मसला हल होता है। आप इसको इस तरह हल नहीं कर सकते कि वालिदैन को शिकायत लेकर आए हैं तो आप उनको समझा रहे हैं भाई बच्चे हैं क्या किया जाए, और आप इस तरह के या कोई 1 मिनट की या 2 मिनट की नसीहत से काम नहीं हो सकता। बाकायदा आप वालिदैन के कोर्सेज वगैरह कंडक्ट करने की कोशिश करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। अभी आपने बात की थी कि बच्चों के हाथ से फोन छीनना नहीं चाहिए, फोन पे यूजुअली डिबेट होती है, तो अगर बच्चा ऑलरेडी एडिक्ट है फोन का, बहुत ज्यादा फोन यूज करता है और मांगने पर फोन ना दे, तो फिर क्या किया जाए, आप बताएं प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये है कि
بچے کو یہ موبائل فون کہاں سے ملا؟ بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے، خود ہی دیکھتا ہے. حالانکہ کافی کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی ہے، حالانکہ اتنی زیادہ الاؤ نہیں کرتی کہ دے دیا جائے، کر دیا جائے. بالکل خود بھی یوز نہیں کیا جاتا. میں میرا اپنا یوزیج بھی نہیں. سمجھا رہا، مثال کے طور پر، ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم کسی بچے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ چھیننے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ لیکن وہی شراب کی بوتل وہ اپنی امی کے ہاتھ میں بھی دیکھتا ہے، اپنے ابو کے ہاتھ میں بھی دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ دونوں رہتے ہیں شراب پہ، اور شراب کی بوتل ہر وقت ان کے پاس رہتی ہے. تو مجھے بتائیے اب بچے سے شراب چھڑوانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے سمجھائیں. شراب گھر میں اویلیبل ہے اور میں یہی آپ کو بتانے کی بچہ کوشش اس کر میں رہی نہیں ہوں. ہو، اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بالکل میں نے اپنے گھر میں فون پہ بالکل بند کیا ہوا ہے. فون صرف تب یوز ہوتا ہے جب بچے سو جائیں یا بچے مطلب باہر ہوں تب یوز ہوتا ہے، ادروائز فون کا یوزیج بالکل زیرو ہے. بس میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میرے جو محترم آگے جو گیسٹ ہیں یہ ان کا موضوع میں خراب نہیں کرنا چاہ رہا، یہ آپ انہیں سے کریں. بہت شکریہ.